हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 ऑफ इंडियन इकॉनमी। ठीक है, ये जो सिलेबस है वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 5th सेमेस्टर के अकॉर्डिंग है, बट अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करके चलती हूँ कि आप लोगों ने पहले 2 चैप्टर्स की वीडियोज़ देख ली हैं, नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो 3rd चैप्टर है फीचर्स एंड अप्रेजल ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग है 3rd चैप्टर सारा। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है दीज आर द वेरियस पॉलिसी मेयर्स जो कि हमने 1991 में स्टार्ट की थी। क्यों की थी? ताकि हम कोई कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, ताकि इकोनॉमी की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब सुधार। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या है? जिसमें कोई नई पॉलिसीज़ तैयार की जाती हैं। इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आया था? 1991 में आया था। नाउ द पॉइंट इज मेन फीचर्स ऑफ द ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी। क्यों हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी? बिकॉज ऑफ द ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी। जो हमारी पहली पॉलिसी थी उसमें कुछ कमियां थी। उसमें क्या क्या कमियां थी? जैसे वो जो इकॉनमी थी मिक्स्ड इकॉनमी थी। मिक्स्ड इकॉनमी कौन सी होती है? जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। मोर इम्पॉर्टेंस, काम तो दोनों कर रहे थे पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हम किसको दे रहे थे? पब्लिक सेक्टर को दे रहे थे। बेसिक इंडस्ट्री जो थी पब्लिक सेक्टर के अंडर ही सेट की गई थी। ठीक है, उन पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की। तो प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं डेवलप हुआ? क्योंकि उस पर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी। उसके लिए MRTP एक्ट वगैरह बनाया गया था। प्रोटेक्शन, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश रूल के अंडर रहे काफ़ी साल तक, तो क्या था कि जो हमारी ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई थी कि फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए कई तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ लगाई गई थी। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड सब्सटीट्यूशन ऑफ इंपोर्ट। हम एक्सपोर्ट को तो प्रमोट कर रहे थे पर इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी। उसका सब्सटीट्यूशन कहा गया था कि इंपोर्ट नहीं करना, उसकी बजाय हम उसका सब्सटीट्यूशन बाय कर सकते हैं या बना सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन दी फॉरेन कैपिटल, इसके अलावा फॉरेन कैपिटल को इंडिया में आने के लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया था। उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा एक्ट लगाया गया था। और जो RBI था वो फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज लगाता था। जो भी एक्सपोर्टर्स थे उन्हें अपनी फॉरेन करेंसी RBI को बेचनी पड़ती थी। इसी तरह से इंपोर्टर जिनको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत थी वो RBI के पास जाते, RBI उन्हें फिक्स रेट पे फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करता था। कहने का मतलब ये है कि फॉरेन एक्सचेंज पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी। फिजिकल पॉलिसी, पहले फिजिकल पॉलिसी होती क्या है? इट इज़ अ गवर्नमेंट पॉलिसी जिसमें हम गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या था कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए टैक्सेस लगाती थी। ठीक है, और उस टाइम पे डेफिसिट फाइनेंसिंग होती थी। डेफिसिट का मतलब लॉस होना, मींस एक्सपेंसेस वर मोर देन रेवेन्यू। पब्लिक बोरोविंग और एक्सटर्नल बोरोविंग भी रिजॉर्टेड थी। तो ये तो थी पुरानी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसकी फीचर्स। अब पॉइंट ये राइज होता है कि अगर पुरानी पॉलिसी ऐसी थी तो क्यों ज़रूरत पड़ी नई पॉलिसी की? व्हाट वाज द रीज़न टू अडॉप्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो कि 1991 में आए। सबसे पहला पॉइंट आ गया फिजिकल डेफिसिट। 1991 से पहले क्या था कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। 1981-82 में ये 5.4% ऑफ GDP था। 91-92 में ये 8.4% ऑफ GDP हो गया। अब क्या था, जब ये फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा था तो गवर्नमेंट को डेफिसिट तो कहीं से पूरा करना ही है। तो गवर्नमेंट डेफिसिट को पूरा करने के लिए क्या करती थी? लोन लेती थी। उस लोन पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। अब हुआ क्या कि डेफिसिट डे बाय डे इंक्रीज होता था, जिससे डेट भी इंक्रीज हो रहा था, इंटरेस्ट पेमेंट भी इंक्रीज हो रही थी। तो इंटरेस्ट पेमेंट टू पब्लिक डेट 10% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थी, जो 80-81 में 10% थी
91 में जाके 36.4% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट थी। अभी जो मेन डेट है वो तो रहता है। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट को लगा कि फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करने की सोची, प्लान किया। देन इंक्रीज इन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो वी नीड फॉरेन एक्सचेंज टू इम्पोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज। अब फॉरेन एक्सचेंज जो था मतलब कि बहुत कम था। अब फॉरेन एक्सचेंज आ कहाँ से रहा था, सिर्फ नॉन रेजिडेंट इंडियंस हमें दे रहे थे। ठीक है, तो व्हेन रिसीट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आर लेस देन द पेमेंट, तो हम क्या कहेंगे कि क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा कि इसको पूरा करने के लिए कई तरह के कंसेशंस, इंसेंटिव्स देने पड़े। डेफिसिट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था, और डेफिसिट पता कितना था, इट वाज 2214 करोड़ कब 80-81 में, और 1991 में पता कितना हो गया, इट इज 17,367। इससे 8 मल्टीपल विद इन 10 ईयर्स। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए न्यू पॉलिसी तैयार की गई। फिर गल्फ क्राइसिस, गल्फ वार हुई थी 1991 में, जिससे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ के इंडिया को भी, गल्फ कंट्रीज़ को काफ़ी पेमेंट करनी पड़ी। तो गल्फ क्राइसिस आया, इसने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। तो देयर वाज अ नीड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया का बहुत कम हो गया। गवर्नमेंट को कंट्री का गोल्ड गिरवी रखना पड़ा। अब उस टाइम पे गोल्ड गिरवी रखना पड़ा, तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि किस तरह से हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसी तैयार की गई। इसके अलावा जो प्राइजेस थे वो डे बाय डे राइज कर रहे थे, और जो हम ज़्यादा डिपेंडेंट किस पे थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पे, और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उनकी परफॉर्मेंस बड़ी पुअर थी। ठीक है, तो 51 में सिर्फ 5 एंटरप्राइजेस थे, 1991 में 246 एंटरप्राइजेस हो गए। ठीक है, और 1000 करोड़ ऑफ पब्लिक फंड इसमें इन्वेस्ट किया गया। अब इनकी पुअर परफॉर्मेंस होगी, जिससे क्या हो गया, उल्टा लाइबिलिटी अराइज होगी। तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़े इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए। गवर्नमेंट ने 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। अब जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है उसके आगे 4 स्टेप्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसको हम LPGV कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन मतलब आज़ादी, means to reduce unnecessary restrictions and control on the business। अब हमने पहले भी किया कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इन्होंने स्ट्रेस दिया हुआ था पुरानी पॉलिसी में, और जो प्राइवेट सेक्टर था उस पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। लिबरलाइजेशन का मतलब ही यही था कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं जो बहुत पीछे जा रहे हैं उनको आगे लाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए जो उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनको ख़त्म करना। जैसे रेस्ट्रिक्शन कौन सी थी, लाइसेंसिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, प्राइस कंट्रोल, फाइनेंस कंट्रोल, इंपोर्ट लाइसेंस। तो इन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस थी जिनको रिमूव किया गया, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया अपना, दैट इज लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी उसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को लिबरलाइज किया गया। ठीक है, तो जो लाइसेंसिंग पहले हमें लेनी पड़ती थी हर एक इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए, जिसकी वजह से हम इंडस्ट्री में पीछे जा रहे थे, तो अब जो लाइसेंसिंग है सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज के लिए ही कंपलसरी थी। एक लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इंडस्ट्री, एक्सप्लोजिव एंड डेंजरस केमिकल्स, बाकी सबको रिलैक्स कर दिया गया। इसके अलावा रिलैक्सेशन फ्रॉम द मोनोपोली एक्ट, पहले मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट बनाया गया। ठीक है, वो कहता है जिस भी कंपनी की नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा है उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी ताकि वो उनकी मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए। अब इस एक्ट को डन अवे, ख़त्म कर दिया।
ठीक है। नाउ दे आर फ्री टू एक्सपैंड, वो आगे जितना मर्जी अपनी कंपनी को बढ़ा सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिट्स जो पहले फिक्स की गई थी उनको भी रिमूव कर दिया। फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन है एंड प्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज, तो लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रीज को कहा गया कि दे कैन एक्सपैंड, दे कैन प्रोड्यूस, सो दे नीड नो प्रायर ऑफिशियल अप्रूवल। लिबरलाइजेशन से पहले जो पॉलिसी थी उनको एक लिमिट दी गई थी, उससे ज़्यादा वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, पर नई पॉलिसी ने वो सारी रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया। इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट और लिमिट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी उन पे जो इन्वेस्टमेंट लिमिट लगाई गई थी वो हम 5 करोड़ कर दी गई। फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, लिबरलाइजेशन के अंडर भी वो कैपिटल गुड्स भी इंपोर्ट कर सकती हैं। फ्रीडम टू इंपोर्ट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की फ्रीडम दे दी गई। रिप्लेसिंग फेरा एंड फेमा, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इन दोनों को भी रिप्लेस किया गया। इसमें चेंजेस लाई गई जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज पे जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको ख़त्म किया जा सके। लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस थी उनको भी लिबरलाइज किया गया। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जो लगाई जाती थी कि इससे ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो भी ख़त्म होगी। जो इंपोर्ट कोटा, इंपोर्ट परमिट, इंपोर्ट लाइसेंस है उनको ख़त्म नहीं किया, उनको सिंप्लीफाई कर दिया। लिबरलाइजेशन ऑफ द टैक्सेशन पॉलिसी, जो टैक्सेशन पॉलिसी थी उसको भी लिबरलाइज कर दिया। पहले जो टैक्स थे बहुत ज़्यादा होते थे, ज़्यादा टैक्स होने की वजह से डेवलपमेंट पे रुकावट आती थी। ठीक है, जो पीक पर्सनल इनकम टैक्स है उनको कम कर दिया गया, कस्टम ड्यूटी रेट्स हैं उनको कम कर दिया गया, एक्साइज ड्यूटी उनको कम कर दिया गया। तो मेन मकसद था कि प्रमोशन करनी। लिबरलाइजेशन इन द कैपिटल मार्केट, इसके अलावा कैपिटल मार्केट को भी लिबरलाइज किया गया। ओनली बिग कंट्री कुड फुलफिल द कंडीशन, जो कि पहले रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वो सिर्फ बिग कंपनीज के लिए रह गई। लिबरलाइजेशन इन द बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को भी लिबरलाइज किया गया, फ्रीडम दे दी गई कि वो अपनी इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया नई पॉलिसी में। नाउ द पॉइंट इज कि क्या इसका कोई फायदा हुआ? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द लिबरलाइजेशन? येस, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द लिबरलाइजेशन। सबसे पहले तो क्या फायदा हुआ? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। ठीक है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले से बढ़ गया। ठीक है, अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी लगा कि इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने से फायदा है। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पहले से इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि MRTP एक्ट खत्म हो गया, लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म हो गया, तो जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी वो रिमूव हो चुकी थी। इंक्रीज इन कंपटीशन, क्योंकि लिबरलाइजेशन होगी तो प्राइवेट सेक्टर आगे आया जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा। जैसे टेली कम्युनिकेशन में भी वो कहते हैं कंपटीशन बढ़ा, जैसे रिलायंस, टाटा, वोडाफोन, आइडियल, एयरटेल, उन्होंने भी एंट्रेंस ले ली बिजनेस में, कंपटीशन शुरू हो गया। इसके अलावा इन लिबरलाइजेशन से पहले इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा थी, तो लिबरलाइजेशन के बाद इन्फ्लेशन रेट भी पहले से कम हुई। और चेक ऑन करप्शन, करप्शन पे रोक लगी। क्यों? क्योंकि जो वेरियस लाइसेंस, कोटा, परमिट, अप्रूवल थे उनको मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में जाके अप्रूव करवाना पड़ता था, वो सारे लाइसेंसेस ख़त्म हो गए, तो जिससे करप्शन भी कम हो गई। ठीक है, मतलब कि लाइसेंस लेना, कोटा लेना, तो उस केस के लिए पहले क्या होता था कि ब्राइब्स वगैरह देनी पड़ती थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, ऑफिसेज में। अब क्या हो गया, क्योंकि वो लिबरलाइज हो गए तो उनको, आम लोगों को इसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें कमर्शियल बोरोविंग्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि बैंक में भी लिबरलाइजेशन होगी। ठीक है ना। अब इसका नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या हुआ? व्हाट आर द डिसएडवांटेज, व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ लिबरलाइजेशन? तो पहला क्रिटिसिज्म आ गया कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई।
अब क्या हुआ कि जब लिबरलाइजेशन आ गई, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हमने लिबरलाइज कर दिया, ऑटोमेशन आ गई, कंप्यूटराइजेशन आ गई, मैकेनाइजेशन आ गई, तो जो इंसानों का काम है वो मशीनों ने करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई। अब क्योंकि लिबरलाइजेशन थी, जिससे कंपटीशन बढ़ा, फॉरेन जो कंपनीज थी वो भी इंडिया में एंटर होगी, जिससे डोमेस्टिक यूनिट्स को लॉस राइज हो गया, इंक्रीज। हम लोग किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, फॉरेन नेशंस पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि हर एक कॉमन मैन की ये चॉइस होती थी कि वो इम्पोर्टेड टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह बाय करे, जिससे क्या हो गया, फॉरेन नेशंस पे डिपेंडेंस उल्टा बढ़ गई। अनबैलेंस डेवलपमेंट, एमएनसी आ गए, जिसकी वजह से मीन्स डेवलपमेंट तो हुई पर अनबैलेंस हुई, ठीक है, तो सारे फील्ड को उसने कवर नहीं किया। रीजनल इम्बैलेंसेस उल्टा इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसको हम आगे वीडियोस में डिवाइड करेंगे। आज मैंने सिर्फ एक टॉपिक किया, लिबरलाइजेशन, प्लस हमने किया कि जो पुरानी पॉलिसी थी उसकी फीचर्स क्या थे, क्यों हमें नई पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।